इस आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं चरणजीत वर्मा आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है और 10 मिनट की डिक्टेशन है। आप सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। सरकारी नौकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित हैं और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी अब जो वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे, अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम यह हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज है। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थिति के कहां तक अनुकूल और लाभदायक है। महात्मा गांधी जी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली, जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। महात्मा जी के विचार से जहां तक मैं उसको समझ सकता हूं, इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही न दी जाकर किसी न किसी प्रकार के
काम के द्वारा दी जाए, जिससे बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, न कि केवल श्रवण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा उन्होंने सोचा था। और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। हमने अपने आपस के झगड़ों को जो न मालूम कितने दिनों से चले आते थे, एक साथ बैठकर तय कर लिया, और अब हम एक संविधान के नीचे करीब 5.5 बरस से काम कर रहे हैं। ये सब काम हमने जो किए और जिनमें हम कामयाब हुए, किसी एक आदमी के कारण नहीं हुए, और न कोई एक आदमी कर ही सकता है। ये काम तभी हो सकते हैं जब कि सारे मुल्क के लोग इस बात को महसूस करने लगें कि अब इस मुल्क को बनाना और बिगाड़ना हमारे अपने हाथ की बात है, और अगर हम इसको बनाएंगे तो उसकी जितनी तरक्की होगी उसका लाभ हम ही को मिलेगा। अगर बिगाड़ेंगे तो उसकी शिकायत ही नहीं, बल्कि उसकी वजह से जो मुसीबतें आएंगी वे भी हम ही को बर्दाश्त करनी होंगी। यही समझकर लोगों ने एक संविधान ऐसा बनाया है जिसमें सब लोगों की खुशी है और जिसको सबकी रजामंदी मिले। मुल्क में कई मजहब के मानने वाले लोग बसते हैं और मुख्तलिफ भाषाएं बोलते हैं। यह मुल्क इतना फैला हुआ है कि दूर दूर के पिछड़े हुए इलाकों में इस बात में इतना फर्क है कि अगर कोई बाहर का आदमी आए तो वह शायद यह करे कि यह एक मुल्क नहीं है। अगर इतने तफरकात के बावजूद इसके अंदर एक एकता हमेशा रही है, जो आज की चीज नहीं। इसको हमारे पूर्वजों ने न मालूम कितने दिनों से कायम किया। आज हम यह कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इतने किस्म के लोगों और इतने तफरकात के बावजूद सबको बराबर के हक हैं और सबको बराबर का मौका है। जब मेरे जैसा एक आदमी सारे मुल्क का राष्ट्रपति हो सकता है, तब कौन ऐसा है जिसके लिए यह मौका नहीं है? हर एक हिंदुस्तानी को इसका मौका है। वह ऊंचे से ऊंचे काम को अपने हाथ में ले सकेगा। हमने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के
बाहर जो कुछ किया है वह सब फौजी ताकत से नहीं, आज हमारे मुल्क में जो फौज है वह अपने काम में लगी हुई है। जब मौका आया उसने बहादुरी भी दिखलाई और उसने किसी मुल्क की फौज के मुकाबले अपने को नीचा नहीं दिखाया। स्टॉप। सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और सभी को नमस्ते।